हेलो दोस्तों, स्वागत है आसार पाठशाला में। आज हम लोग समझने वाले हैं व्याकरण के महत्वपूर्ण ही भाग जो होने वाला आपका वो सर्वनाम होने वाला है। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा इसका डिटेल भी जानेंगे, ठीक है। तो चलते आज हम लोग जो व्याकरण का करने वाला टॉपिक वो सर्वनाम होगा आपका, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं। आप लोग तो परिभाषा समझते आए होंगे, लेकिन इसका शॉर्ट परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यानी संज्ञा के शब्द, यानी ऐसा कहा जाए कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारा सर्वनाम कहलाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए कैसे आता है ये शब्द, इस एग्जाम्पल से आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पहला लिए हम कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ने में अच्छा है। ये आपको जो सब यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य लिखा है, इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होती होगी। तकलीफ का इसमें विषय नहीं है, थोड़ा पढ़ने में क्या हो रहा है कि अच्छा नहीं बन रहा है इसका। तो इसमें क्या किया कि यहाँ का जो संज्ञा था ना, यहाँ का जो संज्ञा मोहन है, इसको हम चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद हम वह लगा दिए। तो ये जो वह लगाए ना, तो यही सर्वनाम आपका कहलाएगा। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, जब सर्वनाम संज्ञा के बदले में सर्वनाम लगा दिए हम, इन संज्ञा शब्द को हटाकर हम सर्वनाम शब्द जोड़ दिए, तो अब इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में बहुत अच्छा हम लोगों को लगेगा और सुंदर भी दिखेगा। देखना, मोहन पढ़ रहा है, मोहन को आपकी बार नहीं पढ़ेंगे, वह पढ़ने में अच्छा है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मोहन पढ़ रहा है, वो पढ़ने में अच्छा है। अगर देखेंगे तो सिंपल ये बात, अगर पढ़ने में देखो तो ये क्या है कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ने में अच्छा है। दो बार यहाँ पर हम लोगों का मोहन आ रहा है, यानी दो बार यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संज्ञा आ रहा है। तो जब हम दो बार संज्ञा लिखने से बचते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपका हो गया वह, आपका सर्वनाम हो गया। तो आई होप हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम कहते किसको है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा भी लेंगे। जब तक नहीं समझ लेंगे तब तक हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है। देखो दूसरा क्या कहता है कि राधा ने कहा कि राधा कल स्कूल नहीं जाऊंगी। अब देखो ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है नहीं। तब देखो हम जब दो सर्वनाम, सॉरी, जब दो संज्ञा है, यहाँ पर एक संज्ञा, यहाँ पर एक संज्ञा, दो संज्ञा है, एक संज्ञा को हम हटाकर उसके बदले में हम लोग अच्छा एक सर्वनाम लगाते हैं जो कि उसके लिए अच्छे हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग सर्वनाम। देखो हम लोग कर रहे थे यहाँ पर सर्वनाम लगाने का काम कर रहे हैं भाई। तो क्या कर रहा है कि राधा ने कहा कि राधा कल स्कूल नहीं जाऊंगी, ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, तो हम दो सर्वनाम को, सॉरी, दो संज्ञा को हम लोग हटाकर एक संज्ञा के बदले में हम क्या लिख दिए, मैं लिख दिए। अब इसको पढ़ो तो कितना अच्छा लगेगा, राधा ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, कितना अच्छा पढ़ने में लगा। इसलिए अगर बोला जाए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब अगर व्याकरण में नहीं रहे, तो हम लोगों की जो बोली है वो अच्छी नहीं होगी, समझ लीजिए। यानी अच्छा, अगर बोलने का तो बोल लेंगे हम लोग, संप्रेषण तो कर सकते हैं, लेकिन इनके बिना अधूरा है, समझ लीजिए। इसीलिए जितने भी अगर देखा जाए, जितनी भी भाषा है, उनका अगर अच्छे से व्याकरण नहीं आता है आपको, तो उन भाषा को जानना थोड़ा कठिन हो जाता है। भले आप बोल सकते हैं, किसी तरह से बोल ही सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करके बोलने के लिए अगर देखेंगे तो नहीं बोल सकेंगे, जब तक हमको उसकी अच्छी व्याकरण नहीं आ जाए, उसका ग्रामर हमको नहीं आ जाए, ठीक है। तो इसमें से भी ये एक भाग है। हम देखो तीसरा एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि राम, राम मुझे हमेशा धोखा देते रहते हो। अब राम, राम यानी कोई आदमी कह रहा है कि राम, राम मुझे हमेशा धोखा देते रहते हो, राम से ही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो बार हम लोगों का संज्ञा आ रहा है, तो एक संज्ञा को हम लोग चेंज कर देते हैं, स्थान पर आने वाला शब्द जो आ जाएगा आपका वो सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक संज्ञा को हम हटा दिए और वहां पर क्या लगा दिए, तुम लगा दिए। तो अब इसको पढ़ोगे तो कितना अच्छा देखने में लगेगा, राम तुम मुझे हमेशा धोखा देते रहते हो। पहले के पढ़ने में देखो क्या अंतर था, अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या अंतर है, भली भांति आप लोग समझ सकते हो। आगे देखो क्या कहता है कि वह, मैं, तुम, वह, उसे, मुझे, मेरा, तुम्हारा, उन्होंने, इन्होंने, जो ये सभी आएगा जहां पर, तो आप लोग आंख खुलकर लगा सकते हैं कि ये सभी क्या है, सर्वनाम है, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आएगा तो।
आई होप इससे आप लोग समझ लिए होंगे कि सर्वनाम क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब चलते हम लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसको जानेंगे। ठीक है, सर्वनाम के टोटल आज याद रखना है कि टोटल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम देखो यहाँ पर एक ट्रिक के जरिए इसको याद रखे थे, अपने जीवन में आप भी रख सकते हैं। देखो सर्वनाम जो शब्द है ना, इसमें सो है, वो है, रेप है इसका, ठीक है, और नो है, आ है और मो है। तो टोटल देखा जाए सर्वनाम में 6 शब्द आ रहे हैं, देखा जाए तो मात्रा मिलाकर। तो यहाँ पर 6 शब्द आ रहे हैं, तो सर्वनाम को हम बोल सकते हैं ना कि 6 इसका भेद है। इसी तरह से हम याद रखे थे, आप लोग भी ऐसा याद रखोगे तो याद रह सकता है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो उसके कितने भेद अगर पूछ दिया जाए तो ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद है तो 6 भेद हम लोग बता सकते हैं। पहला जो भेद है उसका, पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे हम लोग समझेंगे। पहला जो है आपका पुरुषवाचक आप करेंगे हम लोग, जो पहला जो आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका भेद जानेंगे हम लोग, और इसको कहते हैं किसको पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जो आपका पहला भेद जो आता है सर्वनाम का, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको है वो समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें बोलने वाले, सुनने वाले व्यक्ति अथवा अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को क्या कहते हैं हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कह रहा है कि इसमें बोलने वाले जो कि बोलता है, और सुनने वाले, यानी सुनने वाले भी होगा, अथवा यहाँ पर कह रहा है, अथवा कह रहा है कि अनुपस्थित, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, जहाँ पर बोलते हैं लोग, सुनते हैं, वहां पर जो मौजूद नहीं होता, उसके लिए भी जो यूज किया जाता है, यानी इस्तेमाल में किया जाता है, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त, यानी इस्तेमाल जो किया जाता है, सर्वनाम क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वो कहलाता है। ठीक है, इनके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे पर्सन में। तो पर्सन में क्या पढ़े थे? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी तरह से ये भी है आपका, यानी ये समझ लीजिए एक हिसाब से पर्सन ही है। तो पर्सन में पहला आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। इसमें क्या है कि पहला है उत्तम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तीनों को हम लोग समझ लेंगे इसी में। ठीक है, तो पहला जो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग लिखने वाला या बोलने वाला, यानी जो लिखता है उसको लिखने वाला कहेंगे, बोलने वाला यानी जो बोलता है उसको कहेंगे, अपने लिए करता है, यानी खुद के लिए वो करता है, लिखने वाला हो या बोलने वाला हो, वो अपने लिए अगर कोई सर्वनाम का अगर इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखो एग्जांपल में है मैं, मेरी, मेरा, हम, हमारे आदि। इसमें देखो क्या होगा कि लिखने वाला कह रहा है और बोलने वाला अपने लिए इन्हीं क्या करता है? इस्तेमाल करता है। ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जब भी होगा ना, तो ये बोलने वाला, ये लिखने वाले अपने लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, उसके बाद ये मेरी किताब है, या कहेगा कि ये मेरा घर है, या कहेगा कि हम अपने घर में रहते हैं। यानी अपने लिए, बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, अपने लिए जो इन्हीं शब्द का इस्तेमाल करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग दूसरा करेंगे, जो कि आपका है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक यानी सेकंड पर्सन, जो कि पढ़े होंगे आप लोग कभी ना कभी इंग्लिश में। तो वो कहलाता है कि इसमें क्या है कि वक्ता, वक्ता किसको कहते हैं? ये जो बोलता है, यानी बोलने वाले को वक्ता कहेंगे। और दूसरा है श्रोता, यानी वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कह रहा है कि वक्ता और श्रोता के नाम के स्थान पर, यानी वक्ता जो बोलता है, और श्रोता यानी सुनने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं श्रोता, के नाम के स्थान पर, यानी सुनने वाले के स्थान पर या बोलने वाले के स्थान पर जो सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें है कि तुम कहाँ रहते हो,
इसमें जो कि तुम कहाँ रहते हो, इसमें हो रहा है कि यानी कोई कह रहा है, वक्ता किसको कह रहा है? श्रोता को, कि तुम कहाँ रहते हो? तो इसमें जो तुम हो गया ना, वो आपका हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है कि वह वो किसका यानी अगर मान के चलो, अगर एग्जांपल के लिए, वो किसका किताब है, ठीक है? तो ये यानी वक्ता कह रहा है किसी से, श्रोता से, कि वो किसका किताब है। यही इसके स्थान पर जो सर्वनाम का इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है कि यह मेरी कलम है। अगर कोई कहेगा यह मेरी कलम है, तो इसमें आ रहा है आपका, कोई श्रोता कह रहा है किसी को, वक्ता को, कि ये मेरी कलम है, तो उसके स्थान पर जो शब्द का इस्तेमाल किया कि यह मेरी किताब है, तो यह जो आ गया आपका, ये क्या हो गया आपका? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग समझ लिए होंगे। आप चलते तीसरा जो है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में, वो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से पता ही चलता है कि अन्य यानी दूसरे किसी के लिए होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है? तो जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम का यानी जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता वक्ता किसको कहेंगे? बोलने वाले को, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा था? वक्ता श्रोता के लिए कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वक्ता क्या किसके लिए? किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी कर सकता है, यानी जो वहाँ पर अनुपस्थित है, यानी जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर कोई संबोधित करेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए है, देखो, यह, वह, वो, उसकी, उसे। यानी अगर कह देगा कि ये फलाना जगह, अगर कोई कह देगा कि ये जगह मेरी है, तो यहाँ पर जो उपस्थित नहीं है उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। कि या कह देगा कि ये आदमी, यानी किसी का अगर नाम ले लेगा वहाँ पर, और कहेगा कि ये आदमी निहायत ही बेशर्म है, या कह देगा कि वो वो वाली सरकार बहुत ही गंदी राजनीति करते थे, ये भी कह सकता है कि, या इसमें बहुत सारी चीज़ हो जाएगा, जिसमें होगा कि वक्ता अगर यानी बोलने वाला अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर सर्वनाम का इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है? उसमें एग्जांपल के लिए यह, वह, उसकी और उसे, ये आ जाएगा आपका। तो वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से हम लोग पूरा समझ लिए। अब जो दूसरा आपका, तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो कि आपका सर्वनाम का जो दूसरा भेद है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है? तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें निश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी बात का जो होगा, वो निश्चित अगर कहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कह रहा है कि निश्चित वस्तु और एवं व्यक्ति के लिए, यानी जिसके लिए हम निश्चित चीजें अगर डिक्लेयर हो जाए, यानी ऐसा कहा जाए कि निश्चित चीजों के लिए ही हम उसे क्या कहेंगे हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ऐसा जो सर्वनाम होगा, वो किसी निश्चित चीजों के लिए या किसी निश्चित वस्तु के लिए या निश्चित व्यक्ति के लिए करते इस्तेमाल, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि यह मेरा घर है। इसमें देखो कह रहा है कि ये मेरा घर है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि ये मेरा घर है, तो निश्चित रूप से वो कह रहा है कि यही मेरा घर है, ठीक है? दूसरा है कि वो मोहन का है। कोई चीज अगर कह रहा है कि वो मोहन का है, तो वो निश्चित रूप से अपने आप में कॉन्फिडेंस है, वो एक हिसाब से संतोषजनक है उसकी बात, कि ये मोहन का यही कोई चीज है, या मोहन का है। उसके बाद तीसरा है ये कौन है। यानी कोई आदमी वहां पर रहेगा तभी कहेगा कि ये कौन है। अगर दूसरे को, अगर वो मान के चलो वहां पर कोई व्यक्ति अनुपस्थित है और उसके लिए कह देगा कि ये कौन है, तो ऐसा कहना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति अगर सामने में मौजूद है, तो कहेगा कि ये कौन है, यानी इसको कंफर्म हो गया है, यानी इसका मतलब ये कहे कि निश्चित हो गया वो कि ये कौन है जिसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाए आपका? ये आपका हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाए, वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम। वो तो राम है, यानी कह रहा है कि वो तो राम है, यानी इसमें कोई व्यक्ति है जो कि निश्चित रूप से कह रहा है कि यही राम है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि ये वो तो राम है, तो इसमें वह और यह जो है, इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का ये हम लोगों का संकेत देता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। और देखो तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जस्ट इसका विपरीत है, कहा जाए अपोजिट है इसका। इसमें क्या कहता है कि जिसमें किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या था कि किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए निश्चित सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल समझ लेंगे तब समझ में आएगा कि अभी अभी कोई घर आया था। हम कह दें कि अभी अभी कोई घर आया था, तो हम लोग बढ़िया से निश्चित नहीं है, निश्चिंत रूप से ऐसा नहीं कह सकते हैं निश्चित रूप से कि कोई आया ही था। अगर कोई आया था तो उसको अगर नाम जानते हैं तो उसका नाम बता सकते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगर कोई कह रहा है कि अभी अभी कोई घर आया था, यानी उसको पक्का मालूम नहीं कि कौन आया था, ठीक है, इसीलिए ये किस में आ जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। दूसरा है कि मुझे कुछ रुपये दे दो। ये कह रहा है कि ये हम आपको अगर कहेंगे कि मुझे कुछ रुपये दे दो, तो आप क्या कहेंगे, यानी आप सोचेंगे कि ये ना तो 10 रुपए की बात कर रहा है, ना 15 रुपए की, ना 100 रुपए की, ना 200 रुपए की। ये कह रहा है कि कुछ रुपये दे दो, यानी निश्चित रूप से ये नहीं कह रहा है कि हमको इतना ही पैसा दे दो, ठीक है। तो कुछ रुपये में उसको जरूर पूछेंगे आप कितने पैसे चाहिए भाई। तो जब भी आपका रिप्लाई आए, समझ लीजिए एक हिसाब से आपको उसका रिप्लाई देना पड़े, तो समझ लीजिए कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसका ये एक समझने का, समझ लीजिए एक हिसाब है। और आएगा कि मुझे यानी अगर कह देगा कि क्लास में कुछ बच्चे ने पेन तोड़ी है, या क्लास में कुछ बच्चे शरारती है, ऐसा नहीं कि वो नाम लेकर किसी का कह रहा है, उसमें कह रहा है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें कोई ना कोई शरारती है। ये निश्चित रूप से वो नहीं कह रहा है कि यही बच्चा शरारती है। अगर निश्चित रूप से कहा जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ लिए होंगे। अब चलते हैं, चौथा जो है सर्वनाम का जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मीन्स होता है क्या, रिलेशन, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको। तो संबंध एक दूसरे में क्या होगा, यानी संबंध होगा, यानी एक दूसरे के साथ परस्पर संयोग होगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा समझ लेंगे कि जो शब्द एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि कोई सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या करेगा, आपस में कोलैब करेगा, यानी आपस में संयोग करेगा, यानी संबंध प्रकट करता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि एग्जाम्पल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी एक तो जैसा आपका सर्वनाम हो गया, दूसरा वैसा सर्वनाम हो गया। तो इन दोनों में देखो, जब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा, तो ये पूरा वाक्य नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, ठीक है। जब तक अगर मान के चलो हम जैसा करोगे अगर वैसा भरोगे नहीं अगर कहेंगे, तो ये पूरा वाक्य नहीं बनता है। इसलिए देखो यहाँ पर जैसा और वैसा दोनों एक सर्वनाम है, दोनों के बीच परस्पर संयोग बना तभी एक नया वाक्य बना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी है और उसकी, ये दोनों सर्वनाम है। तो इन दोनों सर्वनाम के साथ आपस में परस्पर संयोग हो रहा है, यानी संबंध मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी जहां दो सर्वनाम एक दूसरे के साथ कोलैब करे, संबंध स्थापित करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे कहा जाएगा उसे ही करना पड़ेगा, जिसे कहा जाएगा उसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ जिसे एक सर्वनाम हो गया आपका, और उसे एक सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पर दो सर्वनाम है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, यानी दो सर्वनाम आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध प्रकट कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर दो सर्वनाम आ जाए और एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब जो हम लोगों का सर्वनाम का जो प्रकार चल रहा है, उसमें पांचवा जो है आपका वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसमें चीजें आ जाते हैं, प्रश्न और वाचक है। तो प्रश्न इसमें होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसको कहेंगे जिसमें यानी किसी प्रश्न का बोध हो। ये प्रश्न का अगर किसी से पूछना
या उससे बातें करना या कोई प्रश्न करना, उससे अगर बातें हो रिलेटेड में, तो अगर उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है वो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिसमें या जिस सर्वनाम में आपको प्रश्न की बातें हो, यानी किसी से प्रश्न करने की बातें हो, तो उसमें उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि तुम्हारे यहाँ कौन आया, तो इसमें कौन जो है ना आपका वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़े होंगे कि कौन, क्या, कब, किसे और कहाँ, ये सभी चीजें आपका जो इंट्रोगेटिव में आता है। इसी तरह से इसमें भी है प्रश्नवाचक संबंध देखेंगे तो इसमें क्या है कि कौन जो है ना आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आया दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो, तो इसमें जो क्या है ना वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने तुम्हें गाली दी, तो किसने जो यहाँ पर जो है ना, किसने जो आपका वो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम उससे कहेंगे इसमें प्रश्न की बातें हो, एक दूसरे से प्रश्न पूछने की या एक दूसरे से प्रश्न करने की, जहाँ पर हमें माध्यम अगर दिखाई दे उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग छठा जो बात करेंगे वो आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि निजी चीजें को या खुद को या स्वयं की बात जहां पर आएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से हम सब समझ सकते हैं कि निजी जो चीजें हो, आप लोगों का जो निजी चीजें होती है उसे क्या कहते हैं, निजी या स्वयं या खुद का या अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते परिभाषा कहते हैं कि जहां अपने लिए आप शब्द, यहाँ देखो ना सही से, कि जहां अपने लिए आप शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ है ये है कि जहां अपने लिए आप शब्द का यूज करेंगे और क्या करेंगे, अपने आप शब्द का यूज करेंगे जहां तक, तो क्या कहें उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। यानी हम कह रहे थे पहले भी कि स्वयं जो होता है ना, आपके लिए यूज करते हैं, अपने आप के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो स्वयं हो जाएगा आपका वो आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने खुद खाना बनाया है, यानी यहाँ पर खुद जो है ना वो एक निजी चीजों से बात कर रहा है, यानी जहाँ पर स्वयं खुद की बातें आ जाए तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मैंने खुद खाना बनाया, तो इसमें खुद क्या है, यानी स्वयं है, यानी अपना आप है आप, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम। इसमें देखेंगे कि आप चिंता ना करें मैं अपने आप आऊंगा, इसमें दो दो देखा जाए दो निजवाचक सर्वनाम है, पहला है आप, दूसरा अपने आप। तो यहाँ पर जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम है और अपने आप भी निजवाचक सर्वनाम है, कि कहता है कि यहाँ आप चिंता ना करें मैं अपने आप आऊंगा, तो आप भी हो गया निजवाचक सर्वनाम, ये खुद हो गया आप, और अपने आप भी हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी आप लोगों को बताए निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग अभी जो पढ़े वो क्या पढ़े, सर्वनाम पढ़े। सर्वनाम कहते किसको है कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारा सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है, टोटल 6 भेद है। पहला होता है आपका, देखा जाए तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका देखा जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े थे 3 प्रकार होते हैं, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए असरार पाठशाला। धन्यवाद।